दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मंचूरियन संकट के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। मंचूरियन संकट के क्या कारण हैं और क्या परिणाम इसके हुए उसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ठीक है, बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। किसी भूमिका को हम लोग समझना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जापान एशिया के एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। जब से जापान में मेजी पुनर्स्थापन हुआ 1868 में, उसके बाद जापान नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। ठीक है, जापान जो एक आधुनिक देश बनने लगा। तो ये बात कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जापान एशिया की एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। चीन जापान युद्ध और रूस जापान युद्ध में विजय के बाद जापान ने पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया। ये चीन जापान युद्ध क्या है, रसिया और जापान युद्ध क्या है, हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। और दोनों युद्ध कौन जीता था? जापान जीता था। इसलिए कहा जा रहा है कि जापान ने पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया। विशेष रूप से चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंचूरिया पर उसकी निगाहें लगी हुई थी। और चीन का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र था मंचूरिया, उस पर क्या है तो पहले से घात जमाया हुआ था। पहले से क्या है तो वो चाहता था कि इसको हासिल कर ले, जापान चाहता था कि इसको हासिल करे। मंचूरिया प्राकृतिक संसाधनों, उद्योगों और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जापान यहाँ अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना चाहता था। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि मंचूरिया क्या है, मंचूरिया के बारे में क्या बोल रहे थे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं मंचूरिया क्या है। ठीक है, मंचूरिया पहला शब्द आज हम लोग यूज नहीं कर रहे। मंचूरिया बहुत समय से हम लोग मंचूरिया को पढ़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि मंचूरिया प्राकृतिक संसाधनों, उद्योगों और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जापान यहाँ अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना चाहता था। दूसरी ओर चीन अपनी क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना चाहता था, क्योंकि मंचूरिया जो वो चाइना का भाग है, तो चीन जो है वो भी अपनी जो क्षेत्रीय अखंडता उसको बनाए रखना चाहता था। 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये हम लोग 1931 को देख रहे हैं। इससे पहले आपने वाशिंगटन सम्मेलन को पढ़ा था। वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था। और इसी दबाव के कारण, जो वाशिंगटन सम्मेलन में दबाव दिया गया था जापान को, उसी दबाव का ये क्या था? परिणाम था 1931 में, जो जापान के द्वारा मंचूरिया फिर चाइना पर हमला किया गया था। इसी दबाव का ये क्या था? नतीजा था। वही कहा जा रहा है कि 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस घटना को मंचूरिया संकट कहा जाता है। और ये जो घटना है इसी को मंचूरिया संकट कहा जाता है। यह संकट केवल चीन और जापान के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि इसने राष्ट्र संघ की कमजोरी, जापानी सैन्यवाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को भी उजागर किया। क्योंकि पहले से बहुत सारी संधियां हो चुकी थी कि कोई भी देश अब इस तरह का काम नहीं करेगा, इस तरह का हरकत नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जापान ने फिर से वही काम किया, क्योंकि जापान को ऐसा लग रहा था कि अब हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, हम सबसे लड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको लग रहा था। दोस्तों अगर मेरा सारा क्वेश्चन का आंसर को आप देखें शुरू से, हम आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके थंबनेल में डाल दिए, तो आप एक एक करके सारा सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है, अगर सारा आप देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको छूटेगा, सब समझ में आएगा अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो। और सब कुछ समझ में आएगा कि हम क्या क्या आपको बताएं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के बाद हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उससे रिलेट करके क्या करा रहे हैं। ठीक है, तो सारा आप सीक्वेंस में देख लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं कि मंचूरिया का महत्व क्या है, क्यों इस पर हमला किया गया, फिर इस पर क्यों लोगों का नजर था। मंचूरिया चीन का उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। यह क्षेत्र कोयला, लोहा और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध था। इसलिए संसाधनों के कारण क्या है तो इसमें सबका नजर था। यहाँ उपजाऊ भूमि और उद्योगों के विकास की भी बड़ी संभावना थी। इसके अतिरिक्त मंचूरिया रूस, कोरिया और चीन के बीच स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके लिए क्या है तो सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि बीचों बीच ये था। मंचूरिया कहाँ पर? तो रूस के, कोरिया के और चीन के बीच में स्थित था। जापान के लिए मंचूरिया आर्थिक और सैन्य दोनों दृष्टि से लाभकारी क्षेत्र था, इसलिए वह वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। इसके लिए हम पहले से बहुत कुछ बता चुके हैं। अगर मेरे सारे वीडियो को आप लोग देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मंचूरिया संकट के कारण। किन कारणों से जो मंचूरिया संकट है या फिर कैसे जापान ने मंचूरिया पर हमला किया था, ऐसे क्या कारण रहे हैं। तो पहला जो कारण लोग यहाँ पर देखेंगे वो है जापान की साम्राज्यवादी नीति। जापान कभी भी शांत बैठा ही नहीं। जब वाशिंगटन सम्मेलन किया गया था 1921-22 में, उसके कुछ समय तक जापान ने इस तरह से काम नहीं किया, लेकिन आप देखते हैं कि 1931 में इसने ये काम कर दिया। मतलब 10 साल भी नहीं चला वो शांति, और इसने अपना साम्राज्यवादी नीति को फिर से बनाना शुरू कर दिया। मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। वह एशिया में अपना साम्राज्यवाद फैलाना चाहता था। औद्योगिक विकास के कारण जापान को कच्चे माल, नए बाजारों और निवेश के क्षेत्रों की आवश्यकता थी। मंचूरिया इन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था, इसीलिए जापान ने मंचूरिया पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। जो जापान है, जब से यहाँ पर मेजी पुनर्स्थापन हुआ है, तो उसने क्या औद्योगिक विकास किया है, देश को अपने एक जगह से दूसरे बहुत आगे तक ले गया। ठीक है,
जापान में कच्चे माल की जरूरत पड़ रही है, बाजारों का जरूरत पड़ रहा है, निवेश क्षेत्रों का जरूरत पड़ रहा है, नए नए बाजारों का जरूरत पड़ा है। इसके लिए क्या है, तो नए नए क्षेत्रों का उसको जरूरत पड़ेगा, कच्चे माल की उसको संसाधन का जरूरत पड़ेगा। उसी लिए जो मंचूरिया क्षेत्र यहाँ पर लोहा है या फिर जितने भी संसाधन है, जो खनिज है, कोयला है, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो जापान चाह रहा था कि यहाँ पर जाके हम लोग कब्जा करें और जो हमें संसाधन चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो वहां से हमें प्राप्त हो जाएगा। और साथ साथ क्या, तो यहाँ पे एक जगह जगह मिल जाएगा जहां से क्या हो सकता है, तो हम लोग व्यापार को कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो जापान की जो साम्राज्यवादी नीति थी, वो एक पहला कारण था मंचूरिया संकट का। दूसरा, आर्थिक मंदी का प्रभाव। आर्थिक मंदी का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला। 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जापान पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। जैसा कि पहली बार आपको हम बता चुके हैं कि जब वाशिंगटन सम्मेलन किया गया था, उसके बाद व्यापार बहुत ही सीमित हो गया था, जो नौसेना बहुत ही सीमित हो गया, जो सैन्य शक्ति बहुत ही सीमित हो गया था, लूटमार बहुत बंद हो गया था। इसके कारण क्या है, तो जब आर्थिक मंदी पड़ा, पूरे विश्व में जब आर्थिक मंदी पड़ा, तो उसका मार किसको पड़ा, जापान को भी पड़ा। जापान के उद्योग और व्यापार प्रभावित हुए, बेरोजगारी बढ़ने लगी और आर्थिक संकट गहराने लगा। जापानी सैन्यवादियों का मानना था कि आर्थिक समस्याओं का समाधान नए क्षेत्रों पर कब्जा करके किया जा सकता है। अब जो जापानी सैन्यवादी नेता थे, उन लोगों को लगता था कि अगर आपके पास आर्थिक समस्याएं हैं तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, दूसरी चीजों को लूट लो, दूसरे क्षेत्रों को लूट लो और इस तरह से अपने आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। मंचूरिया को इस संकट से निकलने का साधन माना गया, क्योंकि मंचूरिया के पास कच्चा माल था, वो एक कह सकते हैं बीचों बीच था, रसिया के बीच में था, कोरिया के बीच में था, ठीक है। तो इसी कारण उसको क्या है, एक क्षेत्र माना गया कि यहाँ से हम लोग व्यापार भी कर सकते हैं और बीचों बीच भी पड़ता है, तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा जापान में, इसके कारण में क्या, तो मंचूरिया संकट देखने को मिलता है। तीसरा जो कारण है वो है मंचूरिया के प्राकृतिक संसाधन। जो मंचूरिया में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उसका भी एक कारण है, जिसके कारण जो जापान है वो मंचूरिया पर हमला करता है। मंचूरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र था, वहाँ कोयला था, लोहा, लकड़ी और कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। जापान के उद्योगों को इन संसाधनों की आवश्यकता थी, इसलिए जापान मंचूरिया को अपने आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानता था। जैसे मान लीजिए कि 1868 ईस्वी में मेजी पुनर्स्थापन हुआ, तो वहां पर बहुत तेजी से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा और बाजार ढूंढने लगे, जो जापान के लोग हैं या फिर जो जापान है उसने बाजार ढूंढना शुरू किया। अब जब बाजार चाहिए, क्योंकि सामान ज्यादा बन रहा है तो फायदा भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके कारण अगर फायदा आपको 100 रुपये रोज कमा रहे हैं आप, अगर अचानक से आप 20 रुपये कमा रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसके लिए आप चाहेंगे जो हम काम कर रहे थे वो हमको मिलना चाहिए, जो हम चाहे करते थे वो हमको करना चाहिए। तो पहले वो कब्जा कर रहा था दूसरे क्षेत्रों में, नए बाजार खोज रहा था, नए उपनिवेश खोज रहा था, ठीक है, नए संसाधन खोज रहे थे। अब उसको पूरा तरीके से कंट्रोल कर दिया था जापान को, जब वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था। तो इसने फिर से वही नीति अपनाया, फिर से क्या है, तो चीजों पर कब्जा करना शुरू किया, क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चौथा जो हम लोग कारण देखते हैं वो है दक्षिण मंचूरिया रेलवे का प्रश्न। रूस जापान युद्ध के बाद जापान को दक्षिण मंचूरिया रेलवे पर अधिकार मिला था। आपको ये चीज बता चुके थे जब रूस जापान युद्ध हुआ था 1904-05 में। यह रेलवे जापान के व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जापान इस क्षेत्र में अपने आर्थिक हितों और रेलवे की सुरक्षा के नाम पर लगातार हस्तक्षेप करता था। धीरे धीरे जापानी सेना ने मंचूरिया में अपना प्रभाव बढ़ा लिया और इसी तरह से बहाना बनाते बनाते क्या है, तो इसने धीरे धीरे जापानी सेना ने क्या किया, मंचूरिया पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। तो इस तरह से क्या है, तो बुद्धि लगाया ये लोग। पांचवा जो पॉइंट है वो है चीन की राजनीतिक कमजोरी। उस समय चीन राजनीतिक रूप से कमजोर था, मतलब वहां का जो राजा था वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। देश में आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। राष्ट्रीय सरकार पूरे देश पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही थी। जापान ने चीन की इसी कमजोरी का लाभ उठाया और मंचूरिया पर क्या, तो हमला कर दिया। हम आपको पहले बताए थे जब 1894-95 में जापान और चीन का युद्ध हुआ था, हम उसी टाइम आपको बताए थे कि उसी टाइम से क्या है, तो जो चाइना वो बहुत ही कमजोर होने लगा था, ठीक है। उसके पहले से चाइना बहुत कमजोर होने लगा था, उस टाइम बहुत कमजोर था। और अभी जो युद्ध हुआ मंचूरिया पर जब हमला किया गया तो उस टाइम और भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। छठा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हैं जापानी सैन्यवाद का विकास। जापान में सेना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। सैन्य अधिकारी आक्रामक विदेश नीति का समर्थन करते थे। जो सैन्य अधिकारी वो चाहते थे कि आक्रामक विदेश नीति अपनाए, मतलब जो हाँ कह रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कब्जा कर लो। उनका मानना था कि जापान को एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहिए। मंचूरिया पर कब्जा इसी सैन्यवादी सोच का परिणाम था। राजा तो सोच ही रहा था, लेकिन वहां का जो सेना है वो भी यही चाहता था कि अगर हमें मतलब सीधा उंगली से अगर घेर नहीं निकल रहा है तो उस उंगली को टेढ़ा कर लो, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारा जो आर्थिक संकट है वो सही से ठीक नहीं हो पा रहा है, हम लोग सही से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, हमारे पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, लूटना शुरू करते, जो हमारा पहले से नीति चल रहा था उसको अपनाते हैं फिर से। आगे तो हम लोग देख लेते हैं मंचूरिया संकट की प्रमुख घटनाएं, कैसे ये संकट आया। पहला आपका मुकदेन घटना। मुकदेन घटना 1931।
18 सितंबर 1931 ईस्वी को जापानी सेना ने मुकदेन मतलब आज का सेनयान, जो आज का सेनयान है मतलब जो जगह है सेनयान, ठीक है, मुकदेन के पास दक्षिण मंचूरिया रेलवे लाइन पर एक छोटा विस्फोट करवाया। किसने कराया? जापानी सेना ने, मतलब एक छोटा सा बस विस्फोट करवाया। जापान ने आरोप लगाया कि यह हमला चीनी सैनिकों ने किया है, मतलब खुद से बम पटक लिया और बोला कि ये हमला है हमारे ऊपर, हमारे रेलवे पर ये क्या है तो हमला किया गया है। जो हमारा क्षेत्र है जिसको हमने रूस से जीता है उस पर क्या है तो जो चीनी सैनिक उसने हमारे ऊपर हमला किया है। लेकिन वास्तव में यह घटना जापानी सेना द्वारा स्वयं रची गई थी ताकि मंचूरिया पर आक्रमण का बहाना मिल सके। मतलब आप चुपचाप हैं, कमजोर है थोड़े तो आप चुपचाप हैं, लेकिन वो खोज खोज रहा है कि आपसे किसी तरह से युद्ध करना है। क्या कर रहा है? वो खोज खोज रहा है। और इस तरह से क्या होता है, खुद वो गाली देगा, खुद वो आपको हाथ वाथ उठाएगा और जब एक थप्पड़ आप मार देंगे तो बोलेगा उसने हमको मारा और फिर आपको मारेगा। तो यही सोच क्या जापान का था और ये इसने किया। इस घटना के तुरंत बाद जापानी सेना ने मंचूरिया पर हमला कर दिया और कुछ ही महीनों में पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पूरे मंचूरिया पर क्या तो कब्जा कर लिया 1931 में। मतलब खुद से रचा, खुद से क्या तो युद्ध को तैयार करने का इनका रणनीति लगाया, रण तैयार किया और खुद से क्या तो युद्ध करके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो घटना देखेंगे वो है मंचुओं राज्य की स्थापना। मंचुकुओं राज्य की स्थापना 1932 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया में मंचुकुओं नामक कठपुतली राज्य की स्थापना की। मतलब एक ऐसा राज्य जो स्वतंत्र है लेकिन काम किसके सहारे पर करता है? जापान के सहारे पर, ठीक है। पूर्व चीनी सम्राट पुई को इसका शासक बनाया गया। जो पूर्व चीनी सम्राट था पुई, उसको इसका शासक बनाया गया, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जापान के हाथों में था। जो पुई था वो पहले से चीन का शासक था और उसी को इस स्वतंत्र राज्य का क्या तो शासक बनाया गया। जापान ने दावा किया कि मंचुकुओ एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन वास्तव में वह जापानी साम्राज्यवाद का साधन था। जैसे कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो तब लागू हो जब आप किसी देश पर कब्जा करते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश अगर बोलेगा कि हाँ मेरे ऊपर कब्जा किया है भारत, तब जाकर के वो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ काम करेगा। लेकिन अगर बांग्लादेश की जो सरकार है वो बोलेगा कि नहीं हमारे ऊपर कब्जा नहीं, हम स्वतंत्र हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का भारत का दबाव नहीं है, अगर हम लोग बांग्लादेश पर कब्जा कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून तभी साथ देता है जब कोई देश बोलेगा कि नहीं हमारे ऊपर जबरदस्ती हो रहा है या फिर हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। लेकिन जो राज्य था, अगर बांग्लादेश में हम अपना सरकार बैठा दे, अपने लोगों को बैठा दे और वह कहे कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं, तो कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। सेम काम यहाँ हुआ था मंचूरिया में। जो मंचुकुओ नामक राज्य है वहां पर क्या है तो एक चीनी सम्राट को बैठाया गया जिसका नाम था पुई, और पुई को बैठा करके क्या तो वो अपने लिए मतलब कह सकते जो जापान है वो अपने लिए साधन बनाया। अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया। ये सब क्या इसकी घटनाएं देख रहे हैं हम लोग। चीन ने जापान की शिकायत राष्ट्र संघ से की। चीन ने क्या किया? जापान की शिकायत राष्ट्र संघ से किया, क्योंकि हम आपको पहले बताया उदाहरण में कि अगर बांग्लादेश पर हम लोग कब्जा कर लेते हैं और एक आदमी को वहां खुद का बैठा देते तो कभी शिकायत होगा? नहीं होगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं हो सकता है कि वो लोग शिकायत करें, वहां के जो नेता है वो शिकायत कर सकता है, जो विपक्षी है वो लोग। तो उसी तरह से चीन ने जापान की शिकायत राष्ट्र संघ से कर दी। राष्ट्र संघ ने लिटन आयोग, क्या लगाया? लिटन आयोग नियुक्त किया, जिसमें जांच के बाद कहा कि जापान का आक्रमण अनुचित था। जापान का जो आक्रमण वो अनुचित था, क्योंकि राष्ट्र संघ अमेरिका का मतलब क्या? अमेरिका खुद नहीं चाह रहा है कि जापान वहां पर तरक्की करे, जापान किसी और पर कब्जा कर ले, जापान अपना साम्राज्य को बढ़ाए। तो राष्ट्र संघ ने जांच बैठाया और जांच बैठाने के बाद पता चला कि जो जापान ने आक्रमण किया था मंचूरिया पर वो अनुचित था, मतलब वो अच्छा नहीं था, जबरदस्ती आक्रमण किया गया। राष्ट्र संघ ने मंचुकुओ को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन वह जापान के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। अब जो मंचुकुओ राज्य बनाया गया था जापान के द्वारा, उसने उसको रद्द कर दिया कि ये कोई अलग राज्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इस पर जबरदस्ती आपने हमला किया है और इसको आपकी तरह से काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको रद्द कर दिया गया। इसके विरोध में जापान ने 1933 ईस्वी में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी। जो जापान उसने 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी कि आपने जबरदस्ती ये सारे काम किए हैं तो आपको छोड़ देते हैं। जापान ने खुद राष्ट्र संघ को छोड़ दिया। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं मंचूरिया संकट के परिणाम क्या हुए। पहला जो परिणाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है जापानी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। मंचूरिया पर कब्जे से जापान का साम्राज्य और अधिक मजबूत हो गया। उसे विशाल प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और सामरिक क्षेत्र प्राप्त हो गए। तो ये परिणाम देखने को मिला। दूसरा है चीन की कमजोरी उजागर हुई। चीन की कमजोरी फिर से उजागर हुआ। मंचूरिया संकट ने चीन की राजनीतिक और सैनिक कमजोरी को स्पष्ट कर दिया। चीन जापान का प्रभावी विरोध नहीं कर सका, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। तीसरा जो परिणाम देखने को मिला वो है राष्ट्र संघ की असफलता। मंचूरिया संकट राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक माना जाता है। राष्ट्र संघ जापान जैसे शक्तिशाली देश को रोकने में असफल रहा। इससे दुनिया का विश्वास राष्ट्र संघ से कम हो गया। मतलब जो वहां पर राज्य बनाया गया था, ठीक है,
जो राज्य वहां पर बनाया गया था जापान के द्वारा, उस राज्य को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन जापान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सका। इससे पता चलता है कि राष्ट्रसंघ की शक्तियां जो है जापान के सामने छोटी थी। चौथा जो परिणाम देखने को मिलता है वो है जापान में सैन्यवाद का बढ़ावा। मंचूरिया में सफलता के बाद जापानी सेना और अधिक शक्तिशाली हो गई। सैन्यवादियों का प्रभाव बढ़ा और जापान ने आगे भी आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई। जापान ने अभी भी छोड़ा नहीं है, 1931 में इस पर हमला किया और 1937 में फिर चाइना को मारेगा। ठीक है, 1937 में फिर चाइना को ही मारता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। अब समझिए कि 1937 में जो युद्ध होगा उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे चीन के युद्ध में। ठीक है, मतलब चीन के इतिहास में। जब आपको चीन का युद्ध समझाएंगे, चीन का इतिहास समझाएंगे, वहां पर आप समझ पाएंगे कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे जब हम लोग जापान का युद्ध या फिर जब जापान का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगला परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। मंचूरिया संकट ने एशिया में तनाव को बढ़ा दिया। इसके बाद जापान ने चीन के अन्य क्षेत्रों पर भी आक्रमण शुरू कर दिया। यही घटनाएं आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध को प्रमुख कारणों में शामिल हुई। जो एक इनके द्वारा छीना गया था मंचूरिया, उसको आजाद करा दिया गया। अब इसको गुस्सा आ गया तो इन्होंने और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और अगर जबरदस्ती आप दूसरे देश में कब्जा करते रहेंगे तो कोई अन्य देश देखेगा नहीं, देखेगा, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। छठा जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परिणाम वो है अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने जापान की कार्रवाई का विरोध किया और स्टिम्सन सिद्धांत घोषित किया। क्या किया? स्टिम्सन सिद्धांत घोषित किया। इसके अनुसार अमेरिका बलपूर्वक प्राप्त किसी भी क्षेत्र को वैध नहीं मानेगा। ये जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार अमेरिका ने कहा कि बलपूर्वक अगर आप किसी क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं, छीन लेते हैं, किसी पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो कोई वैध क्षेत्र नहीं माना जाएगा। हालांकि अमेरिका ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब सिर्फ एक घोषणा किया, एक कह सकते हैं कि एक सिद्धांत दिया, बल्कि उन्होंने क्या मारपीट नहीं की, बल्कि एक घोषणा के जरिए इसको बताया गया कि आप भले ही कितना भी छीन लीजिए वो आपका नहीं हो जाएगा। छठा जो परिणाम देखने को यहाँ मिलता है वो है चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चीन में क्या होता है? राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जापानी आक्रमण के कारण चीन में राष्ट्रवादी भावना और अधिक मजबूत हुई। चीनी जनता जापान के विरुद्ध संगठित होने लगी और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से देश में प्रेम बढ़ा। मंचूरिया संकट का महत्व देख लीजिए। पहला महत्व हुआ एशिया में जापान की शक्ति का विस्तार हुआ। इस संकट के बाद जापान पूर्वी एशिया की सबसे आक्रामक शक्ति बन गया। दूसरा जो महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है वो सामूहिक सुरक्षा की विफलता। राष्ट्रसंघ की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है, यदि बड़ी शक्तियां सहयोग ना करें। अगर बड़े बड़े देश सहयोग ना करें तो सिर्फ कोई संगठन इस चीज को नहीं रोक सकता। विश्व शांति के लिए खतरा। मंचूरिया संकट ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाया और भविष्य के बड़े युद्धों की पृष्ठभूमि तैयार की। और इसी कारण तो यहाँ पर जो 1937 में धीरे धीरे चाइना पर युद्ध होगा जापान का, और उसके बाद क्या होगा? फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। निष्कर्ष को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मंचूरिया संकट 1931 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, जिसका मुख्य कारण जापान की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक संकट, मंचूरिया के संसाधनों का आकर्षण तथा चीन की कमजोरी थी। मुकदेन घटना को बहाना बनाकर जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और वहां मंचूकुओ नामक कठपुतली राज्य की स्थापना की। इस संकट ने राष्ट्रसंघ की कमजोरी को उजागर किया, जापानी सैन्यवाद को बढ़ावा दिया तथा एशिया में तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दिया। आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार मंचूरिया संकट द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। और यह जो मंचूरिया संकट है, आगे चलकर जो 1937 में जापान के द्वारा चाइना पर अधिकार या फिर हमला किया जाएगा, वही सब क्या है तो सब द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।